चलो देखो, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आज से दूसरा चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है ना। इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था इट्टे मनके तथा असमिया, दूसरा चैप्टर है जिसमें राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़े, इसके बाद सॉरी इट्टे मनके तथा अस्थियां में पढ़े आप। धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा समझ गया ना। तो आप पढ़े जो ईंटे मनके तथा अस्थियां में पढ़े क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और आप जो चलने जा रहे हैं राजा, किसान और नगर। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाला एक सभ्यता आया था जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। एक आप लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इसको टाइम जो था 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक था बाबू? 1500 1900 ईसा पूर्व तक करीब था ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आप पता है कि आपको नागरिक सभ्यता था। क्या सभ्यता था? नागरिक सभ्यता था। लेकिन आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता है उसको नाम है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद कौन सा सभ्यता है? वैदिक सभ्यता है, जिसका टाइम देखा जाता है ये 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व तक रहा था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा था इसका टाइम। इसमें यही पढ़ेंगे आप यहाँ से पॉइंट आपका होता है कि वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता नागरिक सभ्यता था, जबकि वैदिक सभ्यता था जो वो ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता यहाँ पे क्या हुआ कि हड़प्पा का जो अंत हुआ था से बहुत कारण उनके बताए थे। हड़प्पा से बताया कैसे अंत हुआ, ठीक है। इसमें अंत का बहुत सारा कारण बताए थे। भूकंप आने का कारण हो गया था, सिंधु नदी में बाढ़ आने का कारण हुआ था, और विदेशी आक्रमण आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, इसका अंत माना जाता है। तो यहाँ पे बताया था सिंधु घाटी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के लोग कुछ हो जाता, पता चला कि पानी की वजह से यहाँ से हर एक क्षेत्र में क्या किए, फैल गए। हर एक क्षेत्र में फैल गए। क्या हुआ यहाँ पे फैलने के बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहना छोड़ के क्या हुआ, पूरा फैल गया, जिसके कारण सभ्यता क्या हो गया, उस सभ्यता का नाम ही हट गया। इस सभ्यता में पता है कि आपको लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? लोहा का खोज हो चुका है। लोहा का खोज हो चुका था। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर वैदिक सभ्यता में? तो वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे राजा होते थे, किस प्रकार किसान होते थे। यहाँ पे किसान का स्थिति क्या था, नगर का स्थिति क्या था, उन सारे चीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और वैदिक सभ्यता जो था बाबू, ये आर्य लोगों द्वारा बसाया गया सभ्यता था। किसके द्वारा? आर्य लोगों द्वारा। जो आक्रमण कर दिया वही बताया जा रहा है, आर्य लोगों द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा बनाया गया था। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाया गया था? आर्य लोगों के द्वारा बनाया गया सभ्यता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता इसी तरह लोहा का खोज हुआ। लोहा का खोज हुआ तो इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अनेकों प्रकार के हथियार बनाया गया। देखिए क्या ध्यान से, इसके पहले यहाँ से याद रखना कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। तो यहाँ से पॉइंट बना लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सभ्यता के बाद बाद वाला काल, बाद वाला काल वैदिक सभ्यता कहलाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता नौकरियों का कहलाता नौकरियों कहलाता है। नौकरी क्या होता? याद रखना,
कि वैदिक सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाला काल क्या कहलाता है, वैदिक सभ्यता कहलाता है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में देखिए कि कब से कब तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक यहाँ तक माना जाता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता का। और देखिए यहाँ पे एक जेम्स प्रिंसेप नाम है व्यक्ति का, जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ब्राही लिपि को पढ़ा था। ब्राही लिपि को पढ़ने वाला यही था, ब्राही लिपि का सबसे पहला व्यक्ति यही था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। यही सबसे पहले क्या किया था, ब्राही लिपि को पढ़ा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राही लिपि को पढ़ा था। और ये जो था, ये याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। क्या था वो, अधिकारी था, यानी उसी में काम करने वाला व्यक्ति था, क्या है, मैनेजर था, अधिकारी, याद रखना ये, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने सबसे पहले ब्राही लिपि को, ठीक है, ब्राही लिपि को पढ़ा था, उसके बारे में कुछ कुछ बताया था, समझ कुछ, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट याद रखना। कई बार पूछता है कि ब्राही लिपि का सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये वहाँ अधिकारी था, क्या था, वैदिक सभ्यता की ओर फिर चाहते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता था, याद रखना, गांव के रूप में बसवास सभ्यता था। और वैदिक सभ्यता में किस धातु का खोज हो चुका था, लोहा का, किस धातु का, लोहा का खोज हो चुका था, जो ये बताया गया कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्य लोगों द्वारा बसाया गया सभ्यता था। किसके द्वारा, आर्य लोगों द्वारा बसाया गया सभ्यता, ठीक है। चलो इतना याद अभी का समझ में वही ना, तुम लोग पढ़ता भी नहीं है यार, ध्यान देता है। वैदिक सभ्यता आप लग रहा ना, उसमें डबल दा हो गया था, वैदिक सभ्यता। अब लोहा का जब खोज हुआ तो लोहा से विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना शुरू किया गया, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना शुरू किया गया। अब यहाँ पे आगे आता है, इसके बाद महाजनपद, क्या था, महाजनपद, जैसे कि कोई भी जाना है ना, दूसरा देश में जाना तो वहाँ संस्कृति ये आपको आगे पॉइंट आता है, महाजनपद। महाजनपद क्या था, चलिए इस तरह पर लिखिए आप लोग, आर्य लोगों द्वारा बनाया गया सभ्यता है। और इसके पहले थोड़ा सा देखते हैं महाजनपद के पहले कि यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा का, भाषा का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता है, याद रखना। देखिए तो वैदिक सभ्यता में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक सभ्यता में यहाँ पे वेदों का रचना किया गया था, इसका वेदों का रचना किया गया था, वेदों का रचना, ठीक है, रचना किया गया था, याद रखना, वेदों का रचना किया गया था वैदिक सभ्यता में, जहाँ पे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, कुल 4 वेद, आपको पता है वेदों की रचना किया गया था। और वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या 4 है, याद रखना कि वेदों की संख्या 4 है, टोटल कितना है, 4 है। जिससे आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला है ऋग्वेद, पहला कौन सा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, नेक्स्ट आपका है दूसरा, ये कर देना, तीसरा कर देना सामवेद, और एक और है आपका चौथा अथर्ववेद, ये आपका हो गया अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कुल कितना है, 4। और वेदों का जो रचना किया गया था वो वैदिक काल में किया गया था, वैदिक काल में किया गया था, इसलिए आप इसमें लिखवा दिए हैं कि वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला कौन सा वेद का रचना किया गया था, ऋग्वेद का, और सबसे लास्ट में कौन सा वेद का रचना किया गया था, अथर्ववेद का रचना किया गया, ठीक है। चलिए आप चलते हैं महाजनपद, क्या चलते हैं, महाजनपद, चलो चलेगा। आप देखते हैं महाजनपद, क्या देखते हैं, महाजनपद। अब महाजनपद पढ़ना है, सुनिए, महाजनपद के बारे में पढ़ना है, प्रारंभिक समाज, ठीक है,
महाजनपद, हाँ धीरे धीरे बोलिए ना। महाजनपद में क्या है कि 16 को महाजनपद है, कितना 16 महाजनपद। जनपद के मतलब क्या होता है, इसमें एक होता है जनपद और एक होता है महाजनपद। एक जनपद है महाजनपद। यहाँ पे बुक में भी ऐसा लिखा गया है जो कि आपका महाजनपद के मतलब राज्य का दर्जा दिया गया था, क्या राज्य का। महाजनपद हो गया क्या राज्य, इसका मतलब क्या हो गया राज्य, ठीक है। और जनपद के मतलब समझिएगा छोटा सा ये जिला, क्या जिला, जिला है ना, उसी पर यहाँ पे क्या है राज्य, राज्य और जिला समझते हैं ना, राज्य और जिला, उसी पर यहाँ पे पहले था जिला को जनपद बोला जाता था और राज्य सॉरी महाजनपद को राज्य। यहाँ किसी को समझना थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। महाजनपद क्या था तो समझते हैं राज्य का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले समझते हैं सुनिए, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी को, कितना छठी शताब्दी को, छठी शताब्दी को अरे छठी शताब्दी को परिवर्तन परिवर्तनकारी काल माना जाता है, परिवर्तन काल कहा जाता है, माना जाता है। परिवर्तन काल, परिवर्तनकारी काल कहा जाता है, ये वाला कई बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी में परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ये भी कहा जाता है। तो बोलेगा परिवर्तनकारी काल किस शताब्दी को कहा जाता है, तो छठी शताब्दी को क्या कहा जाता है, परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ था, इसी काल में आपको क्या हुआ था, राजा, किसान और नगर का क्या हुआ था, विकास। इसी काल में राजा माना, राजा किसान, ठीक है, नगर और लोहा। बताया भैया लोहा का खोज हो चुका था इसमें, तो लोहा का विकास, लोहा का विकास हुआ। और यहाँ पे इसी में क्या हुआ था कि लोहा का जब विकास हुआ तो लोहा से अन्य विभिन्न प्रकार के धातु बनाए गए और साथ ही उस समय सिक्का का भी विकास हुआ। किसका? सिक्का का भी विकास हुआ, सिक्का का विकास इस काल में छठी शताब्दी वाला, ठीक है। इसी को इसीलिए बोला जाए विभिन्न प्रकार के बदलाव हुआ, अनेक प्रकार के बदलाव हुआ, इसी चलते इसको परिवर्तनकारी काल कहा जाता, यही बात है। इसी में क्या हुआ, इसी काल में बौद्ध और जैन, ये जो धर्म जो है बौद्ध और जैन, इसमें क्या हुआ कि इन्हें बहुत विभिन्न प्रकार के अनेक विभिन्न प्रकार के मतलब विख्यात इसमें क्या है, विचारक है, ठीक है, सोच विचार करने वाले, जिसमें आपको बौद्ध और जैन के ग्रंथों में 16 महाजनपद का जानकारी दिया गया है। जानकारी मिला याद रखना। ये तो जो देख रहे जो बौद्ध और जैन ये जो धर्म था, इन्हीं धर्म के दो ग्रंथ जो थे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, उसी में क्या हुआ था, 16 महाजनपद का जानकारी मिला, ठीक है। यही दोनों ग्रंथ याद रखना, बोलेगा 16 महाजनपद का जानकारी किनके ग्रंथों से प्राप्त हुआ है, तो बौद्ध और जैन के ग्रंथों से प्राप्त हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 16 महाजनपद की मिला, 16 महाजनपद जो था, इसमें सुनिए, इसमें क्या हुआ कि सभी महाजनपद, कुल महाजनपद कितना था, 16, ठीक है। भारत में कुल महाजनपद की संख्या कितना था, 16, और सभी महाजनपद में शासक के द्वारा राज किया शासक के द्वारा
शासन किया जाता था, द्वारा शासन किया जाता था, शासन किया जाता था। याद रखें तुम थोड़ा सा कि सभी महाजनपद में शासन के शासक के द्वारा राजा के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। राजा के द्वारा राजा के द्वारा शासन किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसमें जैसे महाजनपद में आ जाता है, देखिए यहाँ पे सबसे महान था, 2-3 महाजनपद के नाम लिख रहे जो महान थी इसमें लिखिए था। एक था मगध, सबसे कौन था, पंचाल, पज्जी एक था, ठीक है, और कौशल, गुरु है, कुरु, गंधार, अवंती ना, ज्यादा नहीं है। ये सब प्रमुख यहाँ पे क्या थे महाजनपद के नाम है, ठीक है। 16 का ऐसा तो कुल 16 का थे, लेकिन मेन में आपका जो सबसे जो उस समय जो समृद्ध बोला जाए या फिर काफी विकसित समय बोला जाए यही थे, मगध, पंचाल, पज्जी, कौशल, कुरु, गंधार, अवंती, ये सब कुछ ऐसे थे जो कि काफी ठीक है। और जिसमें से सबसे जो था सबसे मेन जो था मगध। हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, मगध के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। इन सारी चीज के बारे में थोड़ा ज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन सबसे मेन आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। कौन सा महाजनपद, मगध महाजनपद के बारे में, ठीक है। बताएंगे आगे, देखिए इसमें क्या हुआ था कि बोले यहाँ पे भी कि सभी महाजनपद में राजा के द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन 2 ऐसे महाजनपद थे, एक था संघ और क्या समझते हैं? संघ और गण, या फिर गण और संघ, ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होता है। संघ और गण महाजनपद में लोगों द्वारा, ठीक है, कई लोगों द्वारा किया जाता है, कई लोगों द्वारा शासन किया जाता था, शासन किया जाता था। यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, यहाँ पे सब जितने व्यक्ति थे सब अपने आप में क्या थे, राजा थे, सब अपने से राज करता था, ठीक है। ये 2 जगह याद रखिए। बोलेगा कि कुल महाजनपद में कौन से महाजनपद में लोगों द्वारा शासन किया जाता था, तो आपका आंसर होगा संघ और गण। ये ऑप्शन देगा संघ और गण। संघ और गण याद रखना, ये दोनों महाजनपद में क्या लोगों द्वारा शासन किया जाता था। और देखिएगा तो सुनिए, यहाँ पे कहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, महाजनपद में क्या हुआ, दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत महाजनपद में क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ पे 6ठी शताब्दी में, क्यों शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा क्या, ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र नामक, क्या नाम था उसका, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों का रचना किया गया, याद रखना है कि 6ठी शताब्दी में ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया गया था, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा गया, इतना याद रखना। क्वेश्चन आएगा, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ को रचना किसके द्वारा किया गया था, ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा और कितवीं शताब्दी में लिखा गया था, 6ठी शताब्दी में लिखा गया, ठीक है। चलो यहाँ के बाद 100 और याद रखना कि जो लिखने का पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ क्यों यहाँ पे लिखवा, क्योंकि इसी ग्रंथ में क्या किया गया था कि राजा और प्रजा का कानून लिखा गया था, शासन प्रणाली को लिखा गया था, किस प्रकार शासन करेगा टोटल। अभी संविधान द्वारा हमारा देश किसके द्वारा चलता है, संविधान। उसी प्रकार उस समय था धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथ था, उसी में नियम कानून लिखा गया था कि इस कानून के नियम से राजा शासन करेगा और ऐसे के प्रजा को भी लिखा गया था, मतलब कोई वहाँ पे ऐसा अपने से काम नहीं करेगा, उसमें जो लिखा गया उसी के अनुसार सब चलेगा, ठीक है। इसी के बारे में लिखा गया, तो ये याद रखना 6ठी शताब्दी में ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों का रचना किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए और यहाँ पे 16 महाजनपद में आप देखते हैं सबसे मेन कौन था, मगध। कौन था, मगध, वहाँ पे रखा हुआ कुछ, देखिए खाली तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान देना थोड़ा। उत्तर
वैदिक उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इसी काल में आपका एक मौर्य साम्राज्य आप सुने होंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था बाबू। मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। कि मौर्य समाज का मौर्य साम्राज्य का स्थापना किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या था कि एक शासक था यहाँ पे नंद वंश। कौन सा चल रहा था वंश? नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम बोला जाए, ठीक है, अंतिम शासक घनानंद। क्या था? घनानंद। और घनानंद को क्या हुआ था कि एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति था, आपको नाम सुनाएंगे पहले भी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसे यानी घनानंद को क्या किया जाता है? पराजय करा देता है, पराजय कर देता है। जिसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? जीत जाता है और ये घनानंद हार जाता है, ये हार जाता है। तो हारने के बाद क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य कि 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व में लगभग था, ठीक है, 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। याद रखना तुम लोग ध्यान से थोड़ा सा कहानी कि उत्तर वैदिक काल इसी को बोला जाता है। जिस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था उसी काल को क्या बोला जा रहा था? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। उस समय क्या था कि यहाँ पे एक नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश? नंद वंश चल रहा था, जिस वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद थे। कौन थे? घनानंद, ठीक है। और घनानंद को क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको पराजित कर दिया गया था। जब इन दोनों के युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजय कर दिया। और पराजय करने के बाद क्या हुआ कि लगभग 321 ईसा पूर्व में क्या होता कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अरे जो जीता वही ना करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य है तो मौर्य के द्वारा। याद रखना, ठीक है। यहाँ से याद रखना कि मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे इसी के नाम में देखिए तो मौर्य लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी के नाम से याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। क्या हो रहा? बहुत दूर फैला हुआ। चल देखिए यहाँ पे अब इसमें जो है सबसे अफगानिस्तान से बालूचिस्तान तक फैला। महाजनपद जो था मगध। कौन था? मगध। याद रखना, मगध सर इधर से कहा जाता है। सबसे प्रथम महाजनपद यही है आपका मगध। और सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बोला जाता है कौन सा? मगध, जिसको आधुनिक बिहार बोला जाता है। क्या? आधुनिक बिहार। आधुनिक आप बिहार जान रहे हैं आप? बिहार पता है ना आपको? जिस राज्य में हम रह रहे हैं अभी बिहार, इसी को पहले क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। चलो चुप रहो, देखा ध्यान से। ये जो था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी शताब्दी चुप रहो, ईसा पूर्व तक देखिए ध्यान से। यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे महान सबसे विकसित या सबसे महान बोला जाए, सबसे विकसित सभ्यता था। सभ्यता बोल रहे हैं महाजनपद ना, विकसित महाजनपद याद रखना कि मगध महाजनपद जो था वो कब से कब तक इसको पूरा मतलब विकसित कब से कब तक हुआ था? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये काफी विकास कर चुका था, ठीक है। याद रखना। अब क्यों विकास हुआ था? विकास होगा तो इसका तो कुछ कारण होगा ना, ठीक है। इसका कुछ कारण होगा। यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य, इसका देख रहे हैं आधुनिक बिहार। आज का जो बिहार देख रहे हैं जस्ट यही है मगध साम्राज्य। यही मगध है जहाँ पे हम आज खड़ा हैं, यही मगध था पहले। इसी के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये जो था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सबसे विकसित सभ्यता माना है। सभ्यता आ जा रहा है
ये मतलब विकसित महाजनपद, विकसित महाजनपद। सबसे समृद्धि, सबसे विकास, सबसे विकसित बोला जाता है कौन सा शहर था, सॉरी कौन सा महाजनपद था, मगध महाजनपद था। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसका विकसित होने का कारण क्या था। कुछ तो कारण होगा ना, चलिए कारण समझते हैं। आप देखें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखते हैं कारण क्या हुआ कि कारण, इसको यहाँ पे लिख देना पॉइंट आपको बना के कारण में, कि पहले यहाँ पे पारा समझेगा कि मगध महाजनपद ये था, क्या ये मगध महाजनपद, मगध। यहाँ पे क्या था कि इसको विकास ज्यादा मतलब वृद्धि, सबसे विकसित होने का एक ही मतलब यहाँ पे क्या था कि कारण था, बहुत सारे कारण थे। ऐसे मेन आपका बताया जा रहा, यहाँ पे नदी था, क्या था, नदी था, पहाड़ था यानी पर्वत, पहाड़ और जंगल भी था, क्या था, जंगल था। और देखिएगा तो यहाँ पे लोहा का क्रॉस, क्या था ये, लोहा का। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखें कि मगध साम्राज्य विकसित होने का 4 कारण है मेन। एक था पर्वत, नदी, जंगल और लोहा। अब कैसे ये कारण माना, सुनिए ध्यान से। पर्वत, पहला समझते हैं क्या, पर्वत। पर्वत में क्या होता था कि हमारे मगध जो है आज का जो देख रहे हैं बिहार, इसके उत्तर में जाएगा तो हिमालय पर्वत है कि नहीं, वो वाला हिमालय पर्वत देख रहे हैं आप नेपाल के बॉर्डर से। उस पर्वत में क्या होता था, यहाँ पे पर्वत था, तो पर्वत पर क्या होता था कि इस मगध साम्राज्य का जो घेरा जो मारा गया था, क्या घेरा जो मारा गया था। और याद रखना जितने भी महाजनपद थे, जितने भी बताए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद को घेरा मारा जाता था, किलेबंदी होता था, गोलों में क्या होता था, किलाबंदी किया जाता था। मतलब ये महाजनपद है तो गोलों में क्या होगा, मतलब रक्षा के लिए किलाबंदी किया जाता है, बॉर्डर दिया जाता था। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया अभी, हम इसको विकसित होने का कारण पहला कारण है पर्वत। पर्वत कैसे कारण बना, ये जो पर्वत था, जब दूसरे देखो पर्वत पर यहाँ पे देखेंगे साहब, ये जगह पर पर्वत पर क्या होता था कि यहाँ पे सैनिक को तैनात कर दिया जाता था। किसको, सैनिक को। जब भी कोई अदर जगह से यदि कोई अटैक करेगा यहाँ, तो गोलों इधर का पर्वत है, ठीक है, पर्वत के माध्यम से क्या है कि सब सैनिक किसका चढ़ के कहाँ आ रहा है, पर्वत पर आ रहा है, और पर्वत पर है और सब किधर से, तो ऊपर से थोड़ी हमला करता था। पहले कुछ है नहीं, तो ऐसा जो परमाणु बम है आज है ही नहीं इस प्रकार, पहले ऐसा कुछ है ही नहीं था। आज से कहीं बहुत साल पहले की बात किया जा रहा है, ठीक है। पहले तलवार रहता था। सुनिए, तो ये लोग क्या करता था कि पर्वत पर चढ़ जाता था। अब ये लोग जब इधर से अटैक करके पहाड़ पार होता था ना, आता मगध में, पहाड़ को पार करके आना रहता था मगध में जब अटैक करने, तो पहले ही मगध के राजा क्या होता था, यहाँ पे सैनिक भेज, मतलब वहीं पे बॉर्डर पर रखता था। और जब भी हमला होता था तो यहाँ पे मारता था, सीधे धस जाता था नीचे, नीचे वाला अटैक करता था, धस जाता था। हाँ, अब देखो जैसे में क्या होगा कि ऊपर से जब कोई अटैक करेगा कोई नीचे से, तो सबसे मतलब बलवान किसको माना जाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर। ये फेंकेगा तो पत्थर उधर गिरा देगा तो नीचे आ जाएगा, देख रहा है ना। इसको उससे मतलब बिगिन में बहुत ज्यादा मतलब होता था। इस कारण क्या हुआ कि यहाँ के सैनिक अच्छा थे, मतलब यहाँ पे पर्वत बचा के रखता था। ये पहला कारण बन गया, ठीक है, कि मगध साम्राज्य के विकसित होने का पहला कारण है गोले से पर्वत का घेरा हुआ था, याद रखना। दूसरा कारण आता है क्या है, जंगल। अब जंगल कैसे हुआ, क्योंकि जंगलों में हाथी पाया जाता था, क्या होता था, हाथी। हाँ, मगध साम्राज्य के जंगलों में क्या होता, हमारे यहाँ बिहार के, आज बिहार झारखंड पहले एक था, वो बताएंगे अलग कब से। तो यहाँ पे क्या था कि बिहार जंगलों में हाथी पाया जाता था, जिसके कारण सेना लोग हाथी पर चढ़ते थे और हाथी से युद्ध लड़ा करते थे। काफी आसान होता था क्योंकि हाथी के सामने कोई आ नहीं सकता है कि नहीं। ये था एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण ये क्या हुआ, मगध साम्राज्य विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नदी। अब नदी में देखिएगा तो यहाँ पे 2-3 नदी है, जैसे गंगा, सोन नदी, ये सब बिहार का प्रमुख नदी है। ठीक है, गंगा और सोन बिहार के प्रमुख नदी है, जो कि क्या होता था कि नदी के कारण यहाँ पे अच्छा सिंचाई होता था। अच्छा सिंचाई का व्यवस्था था, तो खेती भी अच्छा होगा, और जो खेती होगा तो अच्छा तरह यहाँ पे जिंदा लोग रहेंगे, काफी विकास करेगा, है कि नहीं। ये कारण हो गया। और नदी के एक और महत्वपूर्ण कारण था कि यहाँ पे यातायात के साधन विकसित हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पे व्यापार करता था जब स्थलीय मार्ग द्वारा, तो बहुत महंगा होता था। ठीक है, स्थल से लेके जाया जाता था किससे ना किसी से, तो बहुत महंगा होता था। लेकिन यहाँ पे नदी के द्वारा जब व्यापार होता था तो काफी आसान होता था। तो जैसे पैसा बचेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा साम्राज्य और हमारा महाजनपद क्या होगा, विकास नहीं करेगा। तो यहाँ पे नदी द्वारा व्यापार होता था, ये विकसित होने का कारण बन गया। यहाँ पे नदी द्वारा सिंचाई का साधन भी अच्छा था, जिससे खेती अच्छा मात्रा में हो पाता था। ठीक है, तो ये कारण हुआ। और एक लोहा तो आपको बताया है कि लोहा का कैसे हुआ, ये अच्छा है क्योंकि लोहा का खोज होने से क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत बढ़िया हथियार को बनाया गया। लोहा का प्रचुर मात्रा में हमारे साम्राज्य में स्थित था, लोहा उस समय बहुत प्रचुर मात्रा में विकसित है यहाँ पे, जिसके कारण से हथियार बनाया जाता था बहुत अच्छा।
ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोग लड़ने में काफी माहिर थे, कोई अटैक जल्दी नहीं कर पा रहा था, ये कारण बन गया। और सबसे अंतिम कारण याद रखना, यहाँ पे कुशल योग्य शासक हुआ करते थे, योग्य शासक यहाँ पे बनते थे। जब तक योग्य नहीं बनेगा तब तक अपना देश या फिर साम्राज्य या फिर महाजनपद को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई अपने मान लेते शासक चुन दिए, अब कोई पता चला कि खाली पी खा के सो रहा है, तो हमारा महाजनपद क्या हो जाता, नीचे ढल जाता। ठीक है, लेकिन ये हमारा महाजनपद में काफी कुशल योग्य शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग सुने होंगे, ठीक है, अब अशोक के बारे में सुने होंगे, ठीक है, ये सब बहुत मतलब और बताएंगे, बहुत महान शासक यहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा इसमें देखेंगे, थोड़ा जो भी दिया गया आपको पूरा पढ़ाएंगे। चलिए इसको यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम कारण कम लाइन में लाइन 4 कारण लिखवा लेते हैं, चलो ठीक है। चलो मगध साम्राज्य में ही लिखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि मगध साम्राज्य मगध महाजनपद का पहली बार यानी शुरुआती परिणाम में मेरा ध्यान इसका राजधानी परिणाम में इसका जो राजधानी था वो राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी था। राजगिरी, इसके गाँव नाम है राजगांव, क्या नाम है? राजगांव। क्या बोला जाता है? राजगांव बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है राजगीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजगीर बोला जाता है। ये 3 नाम याद रखना, कोई भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। राजगीर, राजगांव या राजगीर, तीनों मतलब। लेकिन 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में जो बैठा से बैठा है उसको हल्ला मत कर रहे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ यहाँ पे कि राजगीर से चेंज करके इसको पाटलिपुत्र में बनाया गया। ठीक है, 4वीं शताब्दी से पूर्व में पाटलिपुत्र इतिहास क्या बोलते इसको? पटना बोलते हैं, पटना राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। ठीक है, जो देखेगा आज जो है सुंदर से एक पॉइंट और देखेंगे, 14 से पटना बनाया गया, लेकिन बिहार और झारखंड पहले क्या था? पूरा मगध एक ही था, बिहार झारखंड दोनों सेम था। लेकिन क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया। बिहार से बिहार से झारखंड अलग हो गया। ये पॉइंट लिखना है यहाँ पे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी क्या हुआ? बिहार से झारखंड राज्य का अलग निर्माण हो गया। आपको याद है ये बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? कोई बताएगा? बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1912 में 1912 में 5 में